नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं कॉलेजीय शिक्षा के लिए जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों के चयन करने की जो प्रक्रिया है उसकी एक विज्ञप्ति जारी की है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में आपको विद्या संबल योजना है, उसमें किस प्रकार हम आवेदन कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति इन पदों के लिए योग्य है, कहां पर आपको सीटें खाली मिल सकती है और जो खाली सीटें हैं उनके बारे में कैसे पता लगाना है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है विद्या संबल की राजस्थान सरकार के द्वारा अभी प्रारंभ की गई है। 24 अगस्त को इसका जो गजट था, नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया था और विद्यालय स्तर पर 24 अगस्त को एक कमेटी का गठन भी कर लिया गया था। उस विद्यालय स्तर में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जिसमें प्रधानाचार्य खुद और उनके अलावा जो 2 वरिष्ठ अध्यापक होंगे वो रहेंगे उस सदस्य, और प्रत्येक सीट के लिए 3 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उन्हें फिर सीबीओ ऑफिस से सीडी ऑफिस, यानी कि पहले विद्यालय स्तर पर विद्यालय से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास, और वहां से वो जाएगी किन के पास है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के पास, और वही अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयनित होगा उसका चयन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि आवेदन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेदन किन को करना चाहिए। तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो अभ्यर्थी अभी पिछले 1 या 2 सालों में उन्होंने अपनी बीएड की पढ़ाई की है, बीए की है और वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, या जिनकी बीएड चल रही है, तो उन व्यक्तियों को आवेदन मेरे हिसाब से, अगर मैं व्यक्तिगत मानता हूं, पर्सनली लेकर बताता हूं, तो आपको आवेदन नहीं करना चाहिए। अब उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये होगा कि अगर आप इस चीज के लिए आवेदन करते हो और आपका उसमें चयन भी हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होगे, आप एक सीमित दायरे में बंद कर रह जाओगे और आप अपनी आगे की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। अगर आप आगे की तैयारी लगातार जारी रखते हो तो भी आपको, जहां पर आपको 1 साल में तैयारी कर रहे थे, वो ही समय आपका बढ़ करके 2 साल पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विद्यालय में कम से कम 5 से 6 घंटा आप विद्यालय में रुकोगे। विद्यालय में रुकोगे तो आपका आधा दिन तो वैसे ही चला जाएगा। उसके बाद में घर पर आओगे तो बच्चों को पढ़ाया होगा, तो आपके थोड़े आराम करने की भी आवश्यकता होगी, तो आप 2 या 3 घंटे आराम करोगे। ठीक है, अगर आप कहीं पर घर से आना जाना कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बाहर चले जाते हो तो वहां पर आपको खाना बनाना भी पड़ेगा, तो उसमें समय भी अधिक लगेगा, और ऐसे करके आपका पूरा दिन भी निकल जाएगा। अभी गर्मियों में आधा दिन स्कूल लगता है, जैसे 1 बजे तक लगता है, तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। सर्दियों में और भी समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से एक बार इसके लिए आवेदन मत कीजिए, आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। क्योंकि अगर आप इस चीज में अगर चयनित हो जाते हो और अगर इस लाइन में चले जाते हो, तो आप अपनी योग्यताओं को बीच में ही छोड़ दोगे और आप अपने उच्च पद जिसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस स्थायी पद को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उस लक्ष्य से आप भटक जाओगे। अच्छा, अब इनके लिए आवेदन कौन करेगा वो बताता हूं, कि यानी कि वह व्यक्ति जो पिछले 5-7 सालों से तैयारी कर रहा है या 5-6 कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और जिसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और जिसे नौकरी की सख्त जरूरत है, वो आवेदन करने के लिए योग्य है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो उनको हौसला मिल जाएगा, एक उनके पास रोजगार आ जाएगा, और अगर वो उन्हें कम ज्यादा टाइम में भी अगर वो थोड़ी थोड़ी पढ़ते होते तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो, जैसे 21,000 थर्ड ग्रेड के लिए है, 25,000 सेकंड ग्रेड के लिए है और फर्स्ट ग्रेड के लिए 30,000 है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 30,000 जो तनख्वाह है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे हम थोड़ा कुछ अपना जो गुजारा है वो निकाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई साइड का अगर कोई काम करते हो तो तब भी चलेगा। परंतु जो फिर फ्रेशियर है उनको एक बार इसके लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल जानकारी है, पर्सनल है,
इंच है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि अगर आप इसमें उलझ जाओगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, हो सकता है आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, लेकिन उसके लिए आपको पर्याप्त समय भी लगेगा। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पद है वो पूर्ण रूप से अस्थायी है, पूर्ण रूप से अस्थायी है। अब उसकी अस्थायीता की जो सीमा है वो कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है उसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि भाई इतने समय में आपको इस पद पर रहना है, उसके बाद में आपको पद से हटा दिया जाएगा। अब उसमें एक बात मेंशन की गई है कि जब तक उस पद पर आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चयनित अभ्यर्थी उस पद पर नहीं आएगा तब तक वो पद रिक्त रहेगा और उस पर आप कार्यरत रहोगे। जैसे ही उस पद पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो स्वतः ही आप वहां से हटा दिए जाओगे, और बाद में ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अन्यत्र लगा दिया जाएगा, नहीं, आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे कई बार स्थिति ऐसी होती है कि एक विद्यालय है, उसमें 2 शिक्षकों की कमी है और उस पर शिक्षक लगा दिए गए हैं गेस्ट फैकल्टी वाले, और मान लो कि 6 महीनों के बाद में ही उस पद पर भर्ती प्रक्रिया के द्वारा 2 शिक्षक आ गए हैं, तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। अगर मान लो कि कई जगह ऐसे भी होती है जहां पर पिछले 4 या 5 सालों में कोई व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है, वहां पर किसी पद पर, उस पद पर किसी व्यक्ति का चयन होता ही नहीं है, तो आप 5 से 6 साल तक भी उस पद पर आश्रित रह सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की गई है कि आपको इतने समय तक ही रहना है, समय की कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई है। 2 बातें कंप्लीट। तीसरी बातें हैं कि जो व्यक्ति आवेदन करने का इच्छुक है, ठीक है, तो वो आवेदन किस प्रकार करे और स्कूलों को कहां से देखे, तो उसका एक तो लिंक हमें इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल देंगे, तो अपनो सिलेक्शन पॉइंट के नाम से है, वहां से भी आप इन सीटों के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा किस प्रकार पता कर सकते हो, जैसे शाला दर्पण ऐप है, उसके माध्यम से आप ऐप पता कर सकते हो। जो आपके जानकारी में शिक्षक है उनके माध्यम से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कि किस विषय की कहां पर सीट खाली है, तो उस प्रकार की हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा एक ऑप्शन और है कि हम अपने जानकार हैं, मान लो कि जैसे मैं बीकानेर का हूं या गंगानगर में कहीं पर सीट खाली है, तो गंगानगर में मेरा कोई साथी है तो मैं उसे फोन करके या पता कर फोन के माध्यम से या खुद जाकर भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगी, इसमें ऑनलाइन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसके लिए एक आवेदन पत्र आएगा, उस आवेदन पत्र को भरना पड़ेगा, और इसके अलावा उस आवेदन पत्र में जो जो डॉक्यूमेंट की जो नंबर है या जिनके रोल नंबर है उनके मार्क अगर हम उसमें अटैच करते हैं, तो वो उनकी फोटो कॉपी, मूल प्रति नहीं, उनकी फोटो प्रति आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है। अब 3 बातें हो गई है। चौथी बात में हम क्या करेंगे कि सीटों को हम कहां पर ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले डार्क जोन, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, और दक्षिण में जाओगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वहां पर आपको सीटें ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर आपको सीटें कम मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है, इसके अलावा जो आपका गृह जिला है, जैसे मान लो कि गंगानगर है या हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जयपुर है, जो भी हो, तो आपको मध्यवर्ती क्षेत्र में सीटें नहीं मिलेगी, नई आपको शहरी इलाकों में सीटें मिलेगी, आपको ग्रामीण परिवेश में और जो जिले की जो बाउंड्री के ऊपर जो गांव स्थित है वहां पर आपको सीटें मिलेगी। जैसे मान लो कि बीकानेर में बात करूं, खाजूवाला हो गया, राववाला हो गया, तो वहां पर आपको सीटें ज्यादा मिलने की चांस रहेगी, और वहां पर हर व्यक्ति पहुंचता भी नहीं है, तो इसलिए आपको वहां से आसानी से आवेदन कर सकते हो और चयन भी हो सकते हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस प्रक्रिया में और क्या क्या है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 76,791 पद स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है। ये टोटल पद स्कूली शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कॉलेज शिक्षा के लिए भी इसमें पद आवंटित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग जिलों के अनुसार भिन्न है। जैसे नागौर के लिए अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई है, तो वहीं बालोतरा के लिए 29 अगस्त रखी गई है। ठीक है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथि रखी गई है। वो उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि अभी जिले के अनुसार गेस्ट फैकल्टी की जो प्रपत्र है, जो गजट है, नोटिफिकेशन है, वो जारी हो रहा है। उसके लिए भी आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, वहां पर आपको जिले वाइज के अनुसार जो भी नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चयनित होने की जो जारी होने की जो तिथि है 21 अगस्त रखी गई है, वो भी अलग अलग है, ठीक है, जिले वाइज के अनुसार। योग्य अभ्यर्थी कौन होंगे और सेवानिवृत्त शिक्षक वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्या संबल योजना आवेदन आज से प्रारंभ है, आज से यानी कि 25 अगस्त से आवेदन को प्रारंभ किया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई है। पात्र अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति आवेदन करेगा वो सबसे पहले पीओ स्तर पर यानी कि जो पंचायत एलिमेंट्री जो एजुकेशन की जो स्कूल होगी वहां पर होगा। वहां पर 3 सदस्यों की कमेटी प्रारंभ में गठित कर ली गई है। वो कमेटी एक सीट पर यानी कि एक विषय के लिए 3 व्यक्तियों का चयन करेगी और फिर वो 3 व्यक्तियों के जो दस्तावेज है वो सीबी ऑफिस जाएंगे और सीबी ऑफिस से सीडी ऑफिस यानी कि जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और अंतिम रूप से चयन भी वहीं से होगा। अब इसके लिए चयन की प्रक्रिया में अंक बार निर्धारित किया गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ऑफलाइन है, कोई भी पेपर पर आधारित है ये नहीं है। इसमें अलग अलग अंक बार निर्धारित किए गए। जैसे अध्यापक लेवल फर्स्ट का है कोई अभ्यर्थी, ठीक है, तो उसके 30% अंक जुड़ेंगे कक्षा 10 के, 40% कक्षा 12 के और 30% जो अंक रहेंगे वो बीएसटीसी के होंगे। L2 का है तो उसके लिए 20% कक्षा 10 के, 20% कक्षा 12 के और 30% उसके स्नातक यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम के और 30% उसके बीएड के अंक जुड़ेंगे। वरिष्ठ अध्यापक है यानी कि सेकंड ग्रेड है तो उनके लिए भी क्या है 10% कक्षा 10 के लिए, 10% कक्षा 12 के लिए और 50% उसके बीए के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के लिए और 30% अंक जुड़ेंगे उसके बीएड की अंक तालिका के आधार पर। व्याख्याता के लिए है उसमें कक्षा 10 और 12 के परसेंट मायने नहीं रखते हैं, उसमें केवल ग्रेजुएशन के 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन के 50% और 30% बीएड के अंक भार शामिल किए जाएंगे। इन अंक भारों के आधार पर ही जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। अब मान लो कि एक ही मेरिट सूची, समान मेरिट सूची पर 2 अभ्यर्थी आ गए, तब उसमें क्या होगा कि उसमें डीओबी चेक की जाएगी यानी कि जन्म दिनांक चेक की जाएगी। जो वरिष्ठ होगा, आयु में जो बड़ा होगा उसको पहल दी जाएगी। अगर मान लो कि आयु भी सेम निकल जाती है, ठीक है, तो उसके आधार पर जैसे 2 या 3 महीने का फर्क रहता है तो उसमें व्यक्ति की जो योग्यता है वो चयन कमेटी होगी ना वो अपने स्तर पर ही करेगी, अपने विवेक पर ही करेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आवेदन का जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको आगे बता देंगे। जैसे ये एक राजस्थान सरकार के जो बालोतरा उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो ये है। अब इसमें ऊपर ही ऊपर देखो ये डिस्पैच नंबर दिए हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपको जो आवेदन पत्र लगोगे उसमें आपको ये मेंशन करने पड़ेगा और इसकी कॉपी भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। साथ में ये जो तारीख दी है ये भी आपको आवेदन पत्र में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये बात लिखी गई है कि शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में स्तर में हर बार राजस्थान सरकार ने अपने आप को अव्वल रखने का प्रयास किया है भारत में। और जब भी उन्हें लगा है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ रहा है या शिक्षकों की कमी है तो राजस्थान सरकार ने समय समय पर इसी प्रकार के अनेक परिवर्तन किए हैं, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी तो उसमें देखते हैं। जैसे कि पहले पीओ स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, 3 सदस्य होंगे और उसमें बाद में आवेदन लिए जाएंगे वरिष्ठ अध्यापक के, व्याख्याता के, अध्यापक के, L1 और L2 के, कंप्यूटर अनुदेशक के, प्रयोगशाला के, सभी के आवेदन निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय स्तरीय कमेटी क्या होगा कि प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध में 3 अभ्यर्थियों का चयन करके चयन सूची तैयार करेंगे। यानी कि प्रत्येक विषय के लिए, जैसे मान लो हिंदी विषय के लिए तो उस पर 3 व्यक्ति को चयन करेंगे और वे 3 व्यक्ति किनको उनकी सूची सीबीओ ऑफिस यानी कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजेगी। किसे? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के पास है भेजेंगे, ठीक है, यहां पर देख लीजिए। और अंत में जिला स्तरीय पर जो कमेटी गठित की गई थी वो ही अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयन होगा उसकी सूची जारी करेगा। ये पूरी प्रोसेस है रहेगी गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी चयन होंगे उनके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे इसका जो आवेदन का जो परफॉर्मा है वो भी कुछ इस प्रकार का है। ये परफॉर्मा भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर इसे अपलोड कर देंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आवेदन आवेदित पद यानी कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अनुदेशक हो या प्रयोगशाला जो भी हो, आवेदित विषय हो जाएगा, आवेदित विद्यालय का नाम हो जाएगा, पंचायत समिति, विज्ञप्ति संख्या यानी कि जो मैंने शुरू में बताई थी डिस्पैच नंबर क्रमांक, उसमें लास्ट में जो संख्या लगी होगी ये 443, कौन सी 443, जैसे ये जिले प्रत्येक जिले की अलग अलग होगी, ठीक है, तो ये ही जो विज्ञप्ति संख्या होगी, ठीक है। यहां पर इसके साथ ये नीचे भी दी हुई है, देखो यहां पर 443, ठीक है। और दिनांक है ये होगी 24 अगस्त 2026, ये दिनांक आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएगी सभी की सभी। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं किसी विज्ञप्ति के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक आवेदक का घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जिसमें घोषणा में आपको क्या दिया होगा कि आपका अपना नाम, परिचय और आपके द्वारा जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो एकदम पूर्ण रूप से सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप मेरे विरुद्ध एतद के द्वारा मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो दस्तावेज होंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, अगर आपके दिव्यांग हो तो उसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक तालिका, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, रीट या टेट का जो प्रमाण पत्र है वो। इसके अलावा अगर आपके गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आपका कोई अनुभव प्राप्त किया हुआ कोई प्रपत्र है तो वो भी। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज एक फोटो और मूल निवास प्रमाण पत्र की एक फोटो आपको साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सभी के सभी मूल दस्तावेज नहीं होंगे, उनकी फोटो प्रति होगी और प्रत्येक फोटो प्रति पर आपको अपने दस्तखत करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, यानी कि उसे सेल्फ अटेस्टेड करके ही देना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो वहां पर जो चयन कमेटी होगी वो आपसे स्वयं ही करवा लेगी। इसके बाद में जो जांच सूची है, जो वहां पर चयनित कमेटी बैठी रहेगी, उसका कार्य है इन सभी चीजों की जांच करना कि क्या अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र है उसे सही भरा है, क्या अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सही है, क्या अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए जो दस्तावेज है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ये इन सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा कि भाई जो भी दस्तावेज हमने जमा करवाए हैं क्या उन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं अभ्यर्थी, इन सभी बातों को उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। आगे ये शपथ पत्र है जिसमें मैं मेरा नाम लिख देता हूं, पुत्र का नाम लिखता हूं, राजकीय विद्यालय मैं दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं। ये आपको कब भरनी है, जिस दिन आपका अंतिम रूप से चयन हो जाता है उस दिन आपको ये शपथ पत्र देना पड़ता है, ठीक है। आगे इसे शब्द ग्रहीता के द्वारा सत्यापन किया जाएगा कि ऊपर यानी कि 1 से लेकर के 14 तक जितने भी बिंदु वर्णित है वो सभी सत्य है। एक बार मैं पढ़ देता हूं। यह है कि मैंने विद्यालय के द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक मान लो 24 अगस्त हुआ के क्रम में मैं अपने आवेदन प्रस्तुत किया। मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ा, समझ लिया और शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं। मैंने राजस्थान सरकार के वित्त सामान्य वित्तीय लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 30/3/2021 के विद्यासंबल को अच्छे से पढ़ और समझ लिया है, यानी उनके बारे में। अब उसके नियम क्या है वो मैं आपको जो जितने मेन है वो बता देता हूं कि आपको जो वेतन दिया जाएगा वो प्रति माह, जैसे थर्ड ग्रेड है तो उनके 21,000, सेकंड ग्रेड को 25,000 और थर्ड ग्रेड के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए है 30,000। अब उसमें जैसे 300 रुपये थर्ड ग्रेड वालों के लिए प्रति घंटा पीरियड, सेकंड ग्रेड वालों के लिए 350 और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 400 रुपये। अगर आप कोई अभ्यर्थी ऐसा हो कि मैं 5 घंटे पढ़ाऊं या 6 घंटे पढ़ाऊं या 7 घंटे पढ़ाऊं या 8 घंटे पढ़ाऊं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 8 चौक 32 यानी कि मान लो कि 400 रुपये आपको मिलते हैं, 8 पीरियड आप लेते हो तो 8 चौक 32 दिन का आपको वेतन 3200 रुपये नहीं दिया जाएगा। अगर दिन का आपको वेतन 3200 रुपये दिया जाता है तो आप मंथली देखो कि सीधे 90,000 रुपये चले जाते हैं। लेकिन सरकार ने ये कह दिया कि आपको जो समय निर्धारित किया गया है उसमें अलग अलग विज्ञप्ति आप पढ़ लेना, वहां पर आपको सभी चीजें बताई गई है
कि आपको 3 से 4 पीरियड, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए 4 पीरियड है, सेकंड ग्रेड के लिए 5 और थर्ड ग्रेड के लिए 6 पीरियड है, निश्चित किए गए, वो इतने लेने ही पड़ेंगे। और उनकी जो मासिक सैलरी रहेगी वो मैक्सिमम अधिकतम 21,000, 25,000 और 30,000 रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप 8 पीरियड लेते हो तब भी आपकी वे सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। अब उसमें अनेक शर्तें हैं कि मेरे द्वारा जो भी समस्त दी गई सूचनाएं पूर्णतः सत्य है, मेरे द्वारा जमा किए गए समक्ष जो शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक संबंधित दस्तावेज है वो मूल प्रति है, उसमें किसी प्रकार की कांट छांट नहीं की गई है। यहाँ यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल अभिलेख अन्य सूचनाएं जांच के द्वारा कूट रचित या फर्जी नहीं है। कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। विद्यालय आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि जैसे कई स्थान पर आपका आवेदन हो गया, वहीं पर आपको सीट मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर के आप अपनी सीट के लिए वहां पर स्थानांतरण की मांग करो, तो वो भी नहीं रहेगा। राज्य सरकार विभाग विद्यालय के द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। राजकीय अभिलेखों सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने, उनका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होगा। ठीक है। आप अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित हो जाते हो तो आपकी वही भूमिका रहेगी जो स्थायी रूप से जो शिक्षक चुने जाते हैं उनकी भूमिका होती है। उसके संबंध में आपको ये जो शपथ पत्र है वो आपको चयन, जिस दिन आपका चयनित हो जाता है, जिस दिन आपकी पहली ज्वाइनिंग होती है, उस दिन आपको इनको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है। विद्या संबल योजना 2026 के तहत चयनित शिक्षकों के प्रति घंटा पीरियड के अनुसार और अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाएगा, यानी कि अधिकतम 21,000 है, प्रतिदिन प्रति घंटे के हिसाब से 300 है, कईयों के 350 है, कईयों के 400 है। किस प्रकार है वो देख लेते हैं। जैसे थर्ड ग्रेड के लिए प्रति घंटा 300 रुपए है, लेकिन अधिकतम उसकी जो वेतन दिया जाएगा वो 21,000 रुपए होगा। सेकंड ग्रेड प्रति घंटे के लिए 350 रुपए है, परंतु उनका जो प्रति माह वेतन रहेगा वो 25,000 रुपए ही रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा। उसी प्रकार जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उनके लिए 400 रुपये प्रति घंटा है, परंतु अधिकतम उनका जो वेतन रहेगा वो 30,000 रुपये रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा। प्रयोगशाला के है उसके लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा, 21,000 रुपये मैक्सिमम। कंप्यूटर अनुदेशक है उनके लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा और मैक्सिमम कितने हैं, 21,000 रुपये रहेंगे। ठीक है। तो ये है गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल की जो योजना है उसके बारे में तमाम जानकारी। ठीक है। तो विद्या संबल के जो नियम है उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन आपके पास बहुत कम है तो जल्दी से जल्दी आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले। और विशेष रूप से ये बात आप मेरी पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से करके मान लेना कि आप अगर अभी आप में जुनून है कि आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो और आप लग सकते हो, तो एक बार के लिए आप इस गेस्ट फैकल्टी वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है। और परंतु जिनको ये लगता है कि हमारे घर की स्थिति दयनीय है और हमारा चयन नहीं हो सकता, हम जिस प्रकार की योग्यता रखते हैं या हमसे और पढ़ाई नहीं होती, तो वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। परंतु जिनमें ये जुनून है कि मुझे लगना ही है, स्थायी रूप से लगना है, वो एक बार इस प्रक्रिया में शामिल न हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे तो वही चीज आपका दिन पूरा ही आधा कट जाएगा, आधा दिन पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपकी इच्छा पर है कि बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें। मुझे जो उचित लगा था वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियों के बारे में और जो हमारी राजस्थान जीके की क्लासें हैं उनका अध्ययन करने के लिए और इसके अलावा रीट की जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उनसे जुड़ने के लिए आज ही हमारे इस YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आप वहां से भी जुड़िए, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू की है रीट लेवल 2 SST के लिए विशेष रूप से। ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पर भी मैसेज करके, ओनली फॉर मैसेज करके ही आप पता कर सकते हैं इन सभी के बारे में। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।